Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to Wise Learners, chapter number 2, kinematics. Today we are going to do the MCQs. This chapter is very very important. बहुत ज़्यादा important है. इसकी तमाम MCQs, exercises, numericals, each and everything is very important. Starting with our first MCQ. हमसे पूछा गया है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हासिल करने के लिए टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड. दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, एक 6 मीटर का है और एक 8 मीटर का. इन दोनों को हमें कैसे कंबाइन करना चाहिए कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आए ऑफ 10 मीटर. बेटा इसको हम पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है पैरेलल. पैरेलल तो आप हेड टू टेल रूल से देखो, अगर हम इसको पैरेलल कंबाइन करते हैं, एक हमारे पास 6 का और एक 8 का है, तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास तकरीबन डबल हो जाएगा, जैसे 12 तक हो जाएगा, 14 हो जाएगा. ये तो हमारे पास सही नहीं है. एंटी पैरेलल करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 2 से कम आएगा. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रह गया और दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं, या तो 45 डिग्री पे हो सकता है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. सो लेट्स गो फॉर द ऑप्शन डी. अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो दो गिवन वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो ये उस सूरत में पॉसिबल होगा जब ये पाइथागोरस थ्योरम पे पूरे उतरेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या हमें कहता है कि अगर हमारे पास राइट हैंडेड ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास दोनों वेक्टर्स जो हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अगर तो हमारे पास ये सिचुएशन करेक्ट होती है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, अदरवाइज जो है इनके बीच में कोई भी और एंगल फॉर्म हो रहा होगा. सो लेट अस चेक. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इक्वल होगा टू द अंडर रूट ऑफ पहला वाला हमारे पास a जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस b हमें दिया हुआ है 6, इन दोनों का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर हो गया 64, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इन दोनों का रूट लेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 100 और 100 का रूट हो जाएगा 10. और यहाँ पर भी हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें दिया हुआ था 10 मीटर्स का. इसका मतलब है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास एड अप हो रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड हमारे पास न्यूमेरिकल है. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. आफ्टर 5 seconds the velocity of particle is 20 मीटर पर सेकेंड. the velocity 3 seconds before in meters per second. इसको जरा सा समझो. पहले एमसीक्यूज में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकेंड की और फाइनल वेलोसिटी दी गई है हमें 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स का. गॉट माई पॉइंट. अब हमें पूछा गया, असल में हमसे ये पूछा गया है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब हमारे पास 3 सेकंड्स पहले, यानी इन सब जब 5 सेकंड्स के बाद हमें पूरी सिचुएशन ये दी हुई है, तीन इनिशियल वेलोसिटी से भी 3 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी थी वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. इसको वी डैश कर लेते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किस एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रही है. तो बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला डाटा यूज करेंगे. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी. इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगी. वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. वी एफ था हमारे पास 20, वी आई था 10. इसको डिवाइड कर लेंगे, टाइम में दिया हुआ 5 सेकेंड. 20 में से 10 गया, 10 रह गया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स इट, एक्सेलरेशन मिल गई. अब हमने कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो इस सब सिचुएशन से पहले 3 सेकंड्स पहले जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो कितनी है. फाइनल वेलोसिटी केस में क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल हो जाएगी जो ऊपर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उसकी, 10 मीटर्स पर सेकेंड. टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड्स का और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली, जिस एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव कर रही है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर. क्लियर हो गया इतना. अब बेटा यहाँ पर आप देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. अगर मुझे वी आई फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी एफ माइनस ए टी. वी एफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 मीटर्स माइनस एक्सेलरेशन कितनी थी 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 सेकेंड. तो 10 माइनस 2 3 6. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड. यानी जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी 2 थी और टाइम हमारे पास 5 सेकेंड था, इस सारी सिचुएशन से 3 सेकेंड पहले हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी. तो 3 सेकेंड पहले हमारे पास वेलोसिटी थी 4 meters per second. Option B is the correct option. A ball is thrown upward with a velocity of 100 meters per second. ये ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचेगी. बेटा टाइम जो होता है दैट इज इक्वल टू v अपॉन जी. जब भी कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जो टाइम टोटल ले रहा है वो इक्वल होगा टू v अपॉन जी. वेलोसिटी हमें दी हुई है 10, ग्रेविटी हम एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है, ग्रेविटी हम राउंड ऑफ करके एज्यूम कर लेते हैं 10 के इक्वल है, तो हमारे पास जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ये वो टाइम है जो सिर्फ ऊपर जाने में लगा. बॉल ने जितना टाइम ऊपर जाने में लगाया उतना ही टाइम ये नीचे आने में लगाएगी. तो हम क्या करेंगे 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 2, डबल हो गया ना टाइम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड्स. सो ऑप्शन नंबर बी 20 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट. 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको सेम पॉइंट से फायर किया गया.
और उनकी स्पीड भी सेम थी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। विच वन इज ट्रू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, दो प्रोजेक्टाइल्स थे, उनको हमने फायर किया, एक को हमने 30 डिग्री से फायर किया और दूसरे को 60 डिग्री से फायर किया। एक बात मेक श्योर कि हमारे पास जब भी दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 30 का हो गया, एक 60 का हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम दोनों मिलकर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये एंगल जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनके लिए जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल का वो सेम होता है। सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वही इन्होंने बोला है, द रेंज विल बी सेम, करेक्ट। ठीक है, जब भी दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो करते हैं तो उनकी रेंज है वो सेम होती है। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, और वेलोसिटी अपॉन स्पीड की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग ये रेशियो ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड का, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बेटा? या तो ये हमारे पास हमेशा ऐसा होता है कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होते हैं, या हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है हमेशा फ्रॉम द वेलोसिटी। तो हमारे पास जो इनका रेशियो है या तो वो हमारे पास इक्वल आएगा टू 1, या हमारे पास हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 1 से कम होगा। तो इसका आंसर क्या है? द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी और लेस। ऑप्शन नंबर बी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप किसी भी इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी चेक कर रहे हो और वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही आ रही है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो दोबारा, इन एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम, इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब है बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। At top of the trajectory of a projectile, the acceleration is, जब भी ये देखो यहाँ पर टॉप पे पहुंच के, किसी भी ट्रेजेक्ट्री के टॉप पे पहुंच के इसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी बेटा? जब भी बॉल और टॉप पे या कोई भी प्रोजेक्टाइल टॉप पे पहुंचेगा तो उस पर जो ओनली फोर्स एक्ट कर रही होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी इक्वल होगी। एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस एंगल पे रेंज है? रेंज इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है हमारे पास हाइट का फॉर्मूला। हमें वो एंगल फाइंड करना है जिसमें रेंज जो है वो हाइट के इक्वल हो जाए। सो वी हैव टू डू अ लिटिल कैलकुलेशन। वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू, हमने रेंज और हाइट दोनों को इक्वल कर लिया। रेंज इज इक्वल टू हाइट, तब हमारे पास जो दोनों का एंगल होगा वो सेम होगा, तब हमारे पास रेंज और हाइट जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखो, जो लाइक टर्म्स है उनको कैंसिल कर देते हैं, वी आई का स्क्वायर और जी ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया? वी हैव साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस 2 को मैं यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। यहाँ पर मेरे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऐसे कर सकती हूँ, 2 से कितना हो गया? 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक हो गया। अब 4 को यहीं रहने देते हैं, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? ये इक्वल होता है टू टेंजेंट थीटा के। हमें चूंकि टेंजेंट सिर्फ थीटा फाइंड करना है, सो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट के इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, जो इनवर्स ऑफ टेंजेंट इंटू 4 इज इक्वल टू 75.96। तो जो थीटा है वो बन रहा है 75.96 का, या तकरीबन 76 डिग्री का थीटा फॉर्म हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास थीटा फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू 76 डिग्री। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा एंगल है इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है? अगेन अ सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के, और ए क्रॉस बी
क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है टू ए बी साइन थीटा। हमें फाइंड करना है वो एंगल जिसपे ए बी कॉस थीटा इक्वल हो जाए टू ए बी साइन थीटा। दोनों सेम है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। वो कौन सा एंगल है जिसपे कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो वो एंगल होता है हमारे पास ऑफ 45 डिग्री। द करेक्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री। वेयर इज माय पेंसिल, ये ठीक है। B, option B is the correct option, that is 45 degree. If the dot product of two non-zeros vector vanishes, dot product दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर वैनिश हो जाता है यानी जीरो हो जाता है तो वेक्टर्स विल बी, बेटा हमने पढ़ा कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो जब वो परपेंडिकुलरली होते हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास उनका रिजल्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट, ऐसा होता है क्यों है ये भी देख लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर 90 डिग्री का होगा, कॉस 90 जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों वेक्टर्स, तब हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट होगा वो वैनिश हो जाएगा या वो हो जाएगा जीरो।